नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस यूपी के कंप्लीट बजट को, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की, तो यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। इसलिए ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो यूपी का बजट पेश किया गया था 5 फरवरी 2024 को, तो पूरे बजट को मैंने यहाँ पर जिस्ट के रूप में आपके सामने पेश किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, यूपी की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र जो है ये इकोनॉमी के मामले में पहले स्थान पर है भारत में। दूसरे स्थान पर आता है आपका यूपी, ये ध्यान रखना आप। ये जो बजट था ये 5 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। किसने पेश किया? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 5वीं बार। यूपी का बजट ये बताता है कि यूपी एक सरप्लस रेवेन्यू वाला स्टेट है। अब यहाँ पर देखो, रेवेन्यू सरप्लस का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें जो राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति जो है ये खर्च से अधिक है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। और एक बात और भी कि जो यूपी का बजट रहा 2024 का, इसकी एक थीम भी है, सर्व समावेशी सर्वस्पर्शी। ये याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में यही आपसे पूछ ले कि थीम क्या है। ठीक है, ये याद रखना आप। यूपी के बजट को पिंक बजट कहा गया है। पिंक का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें जो महिलाओं को खास तौर से फोकस किया गया है। तो इसमें जो फोकस है वो मातृशक्ति और महिला संबंधित योजनाओं पर है, इसलिए बजट को पिंक बजट की संज्ञा भी दी गई है। बजट का कुल आकार कितना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान देना कि यूपी का बजट 2024 इसका कुल आकार 7.36 लाख करोड़ रुपए का है। कितना है? 7.36 लाख करोड़। और ध्यान देना कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया था। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 2023 का जो बजट था उसका आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए था। 6.90 लाख करोड़ रुपए। इस बार कितना है? 7.36 लाख करोड़ रुपए। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो 6.7% का डिफरेंस है। यानी कि 2024 का जो बजट है ये 2023 की अपेक्षा 6.71% बड़ा है। यूपी भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके बजट में ग्रीन टैगिंग का उल्लेख है। ग्रीन टैगिंग का मतलब कि जो भी बजट में योजनाओं में आवंटन किया जाएगा उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरण के प्रति उसमें कितना काम किया गया, यानी कि पर्यावरण अनुकूलता और सतत विकास पर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। उत्तर प्रदेश बजट की यह योजना भारत सरकार के पंचामृत योजना में भी सहायक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत सरकार की पंचामृत योजना है उसमें भी पर्यावरण के प्रति समर्पण दिखाया गया है, तो उसमें भी यह बजट सहायता करेगा। यूपी में सबसे ज़्यादा, यानी कि कुल मिला के 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, तो 6 करोड़, और ये पूरे देश में सभी प्रदेशों में सर्वाधिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका बजट होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कि कुल प्राप्ति कितनी होती है, कुल प्राप्ति, और ये देखा जाता है कि कुल खर्च हमारा कितना होता है। तो टोटल रिसीट ये कितना हो रहा है? 7.2 लाख करोड़ रुपए। ये हमारी कुल प्राप्ति है, 7.21 लाख करोड़। जबकि कुल खर्च हमारा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 7.37 लाख करोड़। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें जो प्राप्ति हो रही है 7.21 लाख करोड़, ये कम है, खर्च से ये कम है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो यूपी का बजट है ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है। तो देखो यहाँ पर ना जो हमारी प्राप्ति है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि है 6.07 लाख करोड़। दूसरा है कैपिटल रिसीट जो कि है 1.14 लाख करोड़। ठीक है, तो जो हमारा रेवेन्यू रिसीट है, राजस्व प्राप्ति जो है वो कितनी है? 6.07 लाख करोड़ रुपए, और बाकी जो है वो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या हो रही थी? रेवेन्यू सरप्लस की, यानी कि रेवेन्यू से जो प्राप्ति हो रही है। आप एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 5.33 लाख ही है, यानी कि प्राप्ति कितनी हो रही है? 6.07 लाख, और खर्च कितना हो रहा है? 5.33 लाख। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो सरप्लस हो रहा है, क्योंकि कैपिटल जो रिसीट है वो 1.14 लाख है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, 2.04 लाख करोड़ है। तो अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो ठीक है, हम हानि में हैं, लेकिन रेवेन्यू में हम सरप्लस में हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रेवेन्यू की प्राप्ति हो रही है वो रेवेन्यू खर्च से अधिक है, और इसी वजह से इसको रेवेन्यू सरप्लस स्टेट कहा गया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपके।
इसके बाद देखेंगे पैसा कहाँ से आता है। जैसे कि आपका जो 1 रुपया है उसमें हमें कितना परसेंट कहाँ से प्राप्त होता है। एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो धन की प्राप्ति होती है वो कहाँ से हुई बजट के अनुसार। तो देखो यहाँ से ध्यान से समझना कि जो हमें पैसा मिलता है तो सबसे ज़्यादा कुल मिला के 37.10% ये हमें मिलता है स्टेट के अपने टैक्स, राजस्व टैक्स से। ठीक है, यानी कि स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू से कितना प्राप्त होता है 37.10%। यानी कि अगर इसको हम फिगर आउट करें तो ये लगभग आता है 2.70 लाख करोड़ रुपए जो है ये हमें प्राप्त होता है कहाँ से, स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू से, जो कि सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू से। कितना आता है 2.70 लाख। इसके बाद जो दूसरी सबसे अधिक प्राप्ति होती है वो सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर से होता है। सेंट्रल केंद्र के द्वारा जो टैक्स का ट्रांसफर होता है प्रदेश को, तो उससे कितना मिलता है हमें, उससे में मिलता है 30%। ये लगभग 2.18 लाख करोड़ रुपए के आसपास आता है। तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू से, दूसरा होता है सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर से। इसके बाद देखें तो जो तीसरे स्थान पर है वो है पब्लिक डेट रिसीट से, जो कि 15.30% है। और चौथे स्थान पर आता है आपका सेंट्रल ग्रांट इन एड से 12.90%। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पैसा जाता कैसे है, यानी कि पैसा खर्च कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होता है। कितना होता है 21%। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, यानी कि जो अस्थायी निर्माण करवाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है। इसके बाद देखेंगे तो जो सरकारी नौकरी में सैलरी दी जाती है वो कुल मिला के 13% है। तीसरे स्थान पर जो सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय को दी जाती है, कितना दिया जाता है 11.70%। और पेंशन में भी इतना ही है 11.70%। ये अगर आप देखें तो तीसरे स्थान पर दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रांट इन एड में भी 9% है, बाकी तो आप समझ रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 3 होता है, तो यहाँ पर टॉप 3 मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे बजट का जो इकोनॉमिक डेटा हाइलाइट्स है, यहीं से प्रश्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि जो कैपिटल आउटले है वो कितना हो रहा है 1.55 लाख करोड़ रुपए। ये कैपिटल आउटले है जो कि बढ़ा है कितना 6.19% से यह बढ़ गया है। रेवेन्यू सरप्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू सरप्लस हमें जो रेवेन्यू की प्राप्ति होती है वो खर्च से अधिक है। तो कितनी अधिक है, तो ये है 2.97%। ठीक है, कितना है 2.97% हमारा जो सरप्लस है वो खर्च से अधिक है। फिजिकल डेफिसिट, ये आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी विद इन एफआरबीएम है, यानी कि जो एफआरबीएम लिमिट है स्टेट के लिए, यूपी के लिए, वो है 2024 के लिए 3.5%। तो उसके अंदर ही है। इसको आप 3.5 को, जैसा कि आप जानते हैं 5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 3.46 है। तो बहुत ही अच्छा मेंटेन यहाँ पर किया गया है यूपी के द्वारा। तो ये अगर डिजिट में देखेंगे आप तो कितना हो रहा है 86,530.51 करोड़ रुपए। यानी कि अगर देखा जाए तो यह एफआरबीएम लिमिट के अंदर है, जो कि एक अच्छा संकेत है। एफआरबीएम का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, यूपी पर ऋण कितना है, यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पर जो डेट है वो कितना है परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी के मुताबिक। तो ये है, देखो जीएसडीपी का मतलब समझ रहे होंगे आप, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है कुल मिला के 8.17 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 32.7% है। ये यूपी पर ऋण है। और जो नई योजनाओं पर एलोकेशन दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 24,863.5 करोड़ रुपए का एलोकेशन है नई योजनाओं पर। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 24,863.5 करोड़ ये है एलोकेशन ऑन न्यू स्कीम। और इस बार जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि, जिसका वर्णन आपको 267A में मिलेगा, के अंतर्गत कोई भी निधि जो है आवंटित नहीं की गई है, रिजर्व नहीं रखी गई है। सबसे ज़्यादा जो राजस्व का खर्च किया गया है तो ये एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट और कल्चर पर किया गया है। 2023 में ये जो खर्च था ये कितना था, ये था 77,455.03 लाख करोड़। 2024 में ये किया गया है 92,169.48 लाख करोड़। तो देखेंगे तो दोनों में जो डिफरेंस है, जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो है कितने 19% की। तो आप देखेंगे कि एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट और कल्चर पर सबसे ज़्यादा राजस्व का खर्च किया जा रहा है इस बजट के मुताबिक। और सबसे कम खर्च जो है वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पर किया गया है। अगर 2023 का डेटा देखेंगे तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पर 37,335.02 लाख करोड़ रुपए,
जबकि 2024 में 34,221.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप कमी देख पा रहे होंगे। ये डिक्रीज कितना है, तो -8.34% का। देखो फ्रेंड्स, ये जो सारे आंकड़े हैं ना, इसको 2-3 बार जब आप देखेंगे तभी जाके आपको याद होगा। तो वीडियो को सिर्फ एक बार मत देखिएगा, कम से कम इसे 2-3 बार एग्जाम से पहले रिपीट कर लीजिएगा, ताकि जो फैक्ट हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएं। अब हम बात करेंगे की बजट एलोकेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पर ना टॉप 3 डिपार्टमेंट जो हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बजट अलॉट किया गया है वो किसको किया गया है। तो टॉप 3 डिपार्टमेंट विभागवार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए कितना दिया गया है, 76,035 लाख करोड़ रुपए ये दिए गए हैं केवल प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ये टॉप पर है, ठीक है। इसके बाद ऊर्जा विभाग को कितना दिया गया, 57,071 लाख करोड़ रुपए, ये दूसरे स्थान पर है। पुलिस विभाग को दिया गया है 39,516 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद चौथे स्थान पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, 34,858 लाख करोड़। तो टॉप 3 में आ रहे हैं आपका सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन, फिर एनर्जी, फिर पुलिस डिपार्टमेंट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे बड़ी 3 योजनाएं हैं जिनमें सबसे अधिक जो है आवंटन किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो आवंटन है वो किया गया है जल जीवन मिशन पर 22,000 करोड़ रुपए। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान पर 21,310 करोड़ रुपए। उसके बाद पेंशन पर, जो कि सोशल सेक्टर में दिया जा रहा है, तो ये है 12,620 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो इतना जो खर्च टॉप 3 योजनाओं पर है। तो टॉप 3 जो आपके डिपार्टमेंट हैं कौन कौन से हैं, प्राइमरी एजुकेशन, एनर्जी और पुलिस डिपार्टमेंट। टॉप 3 जो स्कीम है उसमें जल जीवन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और पेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो कि जिनमें उत्तर प्रदेश टॉप पर आता है, यानी कि पहले या दूसरे स्थान पर है। मोस्टली यहाँ पर पहले स्थान पर जो है उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भी पहले स्थान पर है। पीएम जनधन योजना में भी पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना में भी पहले स्थान पर है। यानी कि ये सारी योजनाएं, मुद्रा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना और स्वनिधि योजना में यूपी जो है सभी प्रदेशों में पहले स्थान पर आता है। जबकि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में यह दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब ये जो योजनाएं हैं ये स्टार्ट कब हुई हैं, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। जैसे कि मुद्रा योजना की शुरुआत होती है 2015 में, ध्यान देना। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू हुई योजना। इसके बाद देखेंगे तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना भी 2015 में स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 योजनाएं तो 2015 की हैं। जनधन योजना यह 2014 में स्टार्ट हुई थी और स्वनिधि योजना जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए थी यह 2020 में स्टार्ट हुई थी। तो ये सारी योजनाएं कब शुरू हुई हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए मैच करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्टर वाइज जो बजट का फोकस है कि इसको कितना बजट दिया गया है, या फिर सेक्टर वाइज किन किन कामों को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में। तो ध्यान देना कि 2024-25 का जो बजट है इसमें अनुमान लगाया गया है कि कृषि में जो वृद्धि होगी वो 5.1% होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। 1100 करोड़ किसानों के लिए मुफ्त जल व्यवस्था की गई है, यानी कि जो पानी मिलेगा वो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए सोलर सिस्टम और बाकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। 2.33 लाख करोड़ ये जो अलॉट किए गए हैं गन्ना किसानों के लिए, ठीक है। कितने पैसे, 2.33 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं गन्ना किसानों के लिए। 63,000 करोड़ रुपए जो हैं ये किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वितरित किए जाएंगे। कितने, 63,000 करोड़ रुपए ये किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिए जाएंगे किसानों को। 50 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना के लिए, जिसमें आपने देखा होगा कि खेतों में वर्तमान में कुछ मवेशी या का नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। रियायती विद्युत, यानी कि किसानों को जो बिजली मिलेगी उसमें रियायत देने के लिए 2400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पीएम कुसुम योजना, जैसे जो कि आप जानते ही हैं कि किसानों के लिए यह सोलर ऊर्जा पर आधारित जो पंप हैं प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसके लिए 449.45 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश में कुल रिपोर्टेड एरिया है 241.70 लाख हेक्टेयर। कितना है, 241.70 लाख हेक्टेयर। इसमें जो खेती होती है, कल्टीवेशन होता है, वो कितने पर होता है, तो 160.95 हेक्टेयर पर खेती होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं जो अगला डिपार्टमेंट है तो इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखो यहाँ पर 40 लाख करोड़ रुपए ये अभी हाल ही में लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था के लिए अलॉट किए गए थे। कितने, 40 लाख करोड़ रुपए, ताकि उत्तर प्रदेश में
पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ सके। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है यूपी के द्वारा, और ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया यूपी। तो पहला राज्य कौन सा बना था? पहला था गुजरात, दूसरे स्थान पर ओडिशा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और अब यूपी चौथा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीडा का जो निर्माण किया जाएगा नोएडा के तर्ज पर, और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा बीडा का? तो झांसी में होगा। इसके अलावा एफडीआई पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज। यहाँ पर ये जो पॉलिसी थी 2023 को है, लेकिन बजट एलोकेशन जो है वो किया गया है 2024-25 के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कुल 2507 करोड़ रुपए ये गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अलॉट किए गए हैं। कितने? 2507 करोड़ रुपए ये गंगा एक्सप्रेसवे के लिए, 500 करोड़ रुपए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए, 3948 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए, 3668 करोड़ रुपए पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए, और लखनऊ में एरो सिटी बसाई जाएगी और एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाया जाएगा जेवर एयरपोर्ट को। इसके लिए अलॉट किए गए हैं 1150 करोड़ रुपए। वुमेन्स के सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं बजट में, जैसे कि जो डेस्टिट्यूट वुमन पेंशन स्कीम थी उसमें 500 रुपये से उसको बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना? 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसका बेनिफिट 30 लाख महिलाओं को मिलेगा। वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 200 प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए जाएंगे, और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ये 15,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 25,000 रुपये कर दिया गया है। हेल्थ के अंतर्गत 7,350 करोड़ रुपए नेशनल रूरल के लिए। यूथ के लिए यहाँ पर कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें रोजगार प्रोत्साहन कोष, 2 बड़े आईटीआई की स्थापना, और बाकी जो आईटीआईज हैं उनको थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एमएसएमई में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसके अंतर्गत आपने देखा था कि टैबलेट और मोबाइल लैपटॉप और टैबलेट दिया जाता था, तो ये 4,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है उसमें बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि 2016-17 में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 19.2% थी, वो घटकर 2.4% पर आ गई है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। बात करते हैं शिक्षा के बारे में, तो वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी में बनेगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर बनेगा लखनऊ में, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए। प्राइमरी स्कूल कायाकल्प यानी कि सभी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बिल्कुल इनोवेशन के तहत जो है उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए। 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। योजना रहेगी कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, और यूपी में 3 स्टेट विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक गोंडा में है, एक मिर्जापुर में है और एक मुरादाबाद में है। रिसर्च एंड इनोवेशन के अंतर्गत लखनऊ में एआई सेंटर बनेगा, और आईआईटी कानपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी, जिसमें जो है कुल मिला के 500 बेड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शेष अगले वीडियो में, और ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारे डेटा जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।